हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं समीर खान एम्बिशन साइंस कैंपस में आपका वापस स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग घर पे अच्छी तरह होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, कल हमारी क्लास नील्स बोर के परमाणु मॉडल पे ख़त्म हुई थी। मैंने आपको उसमें नील्स बोर ने 2n² का जो फार्मूला दिया, उसमें उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो मैंने फार्मूला आपको बताया था, और कैसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, किस प्रक्रिया से। 288 2n² का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, वो उम्मीद है आपके दिमाग में बैठा होगा और सेट हुआ होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने एटम की बात कर ली, परमाणुओं की बात कर ली। अब बात आती है कि तत्वों को किस प्रकार याद किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए। हालांकि आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और आप जानते भी हैं कि हम आवर्त सारणी की ही बात कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले जो हमने आवर्त सारणी हमने देखी है, क्या आवर्त सारणी स्टार्टिंग से ऐसी थी? नहीं। पहले भाई तत्वों की खोज हुई तो पहले 31 तत्व खोजे गए, उसके बाद में 56 तत्वों पे आए, फिर 63 तत्वों पे आए, और आज हमारे पास 110 से ले पहले फिर 110 पे आए। आज हमारे पास 118 तत्व हैं, जिसमें से 114 तो वास्तविकता में। ओके भाई, क्या ये आवर्त सारणी सीधे हमारे हाथ में यूँ की यूँ आ गई? नहीं। इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी खोज की। उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए अपना अपना प्रयास किया। कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, कुछ ने उनको बढ़ते क्रम में रखा, किसी ने कुछ वगैरह वगैरह जो भी किए वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत आता है तत्वों के वर्गीकरण में, मतलब जिनका सबसे पहले श्रेय जाता है तत्वों के वर्गीकरण का, वो है डॉबे-राइनर। क्या है? डॉबे-राइनर। इनकी ट्रिपल थ्योरी थी, त्रिक सिद्धांत, ट्रिपलेट भी बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट थ्योरी बोलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर डॉबे-राइनर ने जो त्रिक सिद्धांत अपना दिया, उसके लिए उन्होंने अपना जो आधार माना वो किसको माना? परमाणु, द्रव्यमान या भार को। किसको माना? परमाणु, द्रव्यमान या भार। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उन तत्वों को रखा, लेकिन उन्होंने केवल तीन त्रिक खोजे। 3 त्रिक का मतलब 3 जोड़े। ओके, इसमें क्या था कि उन्होंने 3 त्रिक खोजे, एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, एक कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, और एक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके गाइस, इन्होंने जो 3 त्रिक खोजे, तीनों त्रिकों का अपना एक नियम था। उन्होंने ये बताया कि पहले तत्व को और तीसरा तत्व, इन दोनों के द्रव्यमानों को अगर जोड़ा जाए और फिर इनको जोड़ने के बाद इनका औसत निकाला जाए, तो जो औसत निकालने के बाद राशि आती है, जो द्रव्यमान आता है, वो द्रव्यमान बीच वाले तत्व का होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आपको बताता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि पहले और तीसरे तत्व को जोड़ा जाए, तो पहले तत्व का द्रव्यमान 7, तीसरे तत्व का द्रव्यमान 39, और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियाँ कितनी? 2, इनका योग किया तो संख्या कितनी इनकी? 2। ओके गाइस, अब उन 39 और 7 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 46/2, और 46/2 करने पर आंसर क्या आता है? 23। इट मीन्स ये जो 23 आया वो किसका द्रव्यमान है? सोडियम। और आप आधुनिक आवर्त सारणी में देखते भी, आधुनिक आवर्त सारणी में आप जानते हैं कि लिथियम का द्रव्यमान 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, और सोडियम का 23 होता है, 23। ओके गाइस, ये तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों क्या हैं? क्या है? तीनों। अब आते हैं इस पर, ये तीनों भी क्या हैं? धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ा होगा आपने, कैल्शियम, स्ट्रांसियम
और बेरियम। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है 40, बेरियम का कितना होता है 137। तो देखिए 40 + 137/2, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो ये कितना हुआ 177/2। ओके गाइस, तो इसमें कितना आया 88.5, पर यहाँ पे एवरेज निकाल के इसको लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिखा जाता है 88। तो ये द्रव्यमान निकल के आया या नहीं आया, आया। क्लोरीन के बाद देखिए इसमें क्लोरीन को 35 और आयोडीन का 127। वैसे इसका एक्चुअल पे 126.9 होता है, 126.9 होता है। ओके, तो ये 35 + 127/2 करेंगे तो 162/2 आता है, आया ना, आएगा। 127 और 35 कितना हुआ 162, और जब इसको किया तो क्या आया, तो इसका मतलब ब्रोमीन का कितना आया मास 81, क्या आया 81। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि डॉबेर आयरन त्रिक सिद्धांति क्यों दिया, मतलब तीन चीज़ें ही क्यों लिखी, तीन तत्वों की तिगड़ी क्यों बनाई। कारण था कि ये जो फॉर्मूला था, ये जो सिद्धांत था, वो किससे आगे नहीं जा पाया, कैल्शियम से आगे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि आप ये जानते हो कि जब हम आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं तो उस आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम और कैल्शियम, इसके तुरंत बाद ट्रांजिशन सीरीज शुरू हो जाती है, जिसे हम डी संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। और वो आपकी शुरुआत होती है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम से कहाँ तक होती है, जिंक तक। मतलब 21 से और 30 नंबर तक के बीच में वो संक्रमण श्रेणी के तत्व आ जाते हैं, इसलिए वो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। इसलिए ये नियम कहाँ से आगे नहीं जा पाया, कैल्शियम से आगे नहीं जा पाया। ओके गाइस, देखो ये धातु थी, ये भी धातु है, जानते हो, ये पहला वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी, ये सेकंड वर्ग, जानते हैं, सेकंड वर्ग है। ये दोनों ही किस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक। किस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक। क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन है वो क्या है, अधातु है। और ये अधातुएं किस वर्ग में आती हैं, पी वर्ग। तो एस और पी है, लेकिन डी है क्या, डी ब्लॉक नहीं है। क्यों, क्योंकि उस वक्त तक स्कैंडियम, टिटेनियम से आगे खोज हुई। ओके गाइस, ये सिद्धांत सबकी समझ में बैठ गया होगा। वापस बता देता हूँ, डॉबेर आयरन का जो त्रिक सिद्धांत है वो 3 त्रिक खोजे गए। उन 3 त्रिकों का जो आधार था वो था परमाणु द्रव्यमान या भार। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और भार के आधार पर उन्होंने पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों को जोड़कर उनका औसत निकाला। तो उनका औसत निकालने पर जो संख्या आई वो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान बन गई। ये तीनों में वही एग्जाम्पल। ओके गाइस, ये है आपका डॉबेर आयरन का त्रिक सिद्धांत। क्या है, डॉबेर आयरन का त्रिक सिद्धांत। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं थोड़ा। और आगे चलने में आगे पढ़ेंगे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या पढ़ेंगे गाइस, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ओके गाइस, अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। वैज्ञानिक जो न्यूलैंड थे उनका अष्टक नियम ये कहता है कि जैसे संगीत में सुर कितने होते हैं,
जवाब आता है 8, है ना? 8 होते हैं या 7 होते हैं? देखिए, संगीत में जो सुर होते हैं वो 7 होते हैं। कितने सुर होते हैं? 7। लेकिन सुनने में कैसा लगता है? 8। देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो सा है, इसी के स्थान पे 8वां सुर कौन सा आ रहा है? सा। कॉमन आया कि नहीं आया? सा कॉमन आया। इसका मतलब पहले तत्व, पहला जो सुर है वो 8वें सुर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसी प्रकार उन्होंने बोला कि पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व के गुणधर्म से मेल खाता है। अब जो पुरानी बुक्स हैं वो सिर्फ तत्वों की संख्या के आधार पर चलती हैं। हालांकि न्यूलैंड का अष्टक नियम भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही था। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो भी किसके आधार पर था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन समझने के हिसाब से हम उसे आधुनिक के आधार पर समझते हैं। हालांकि जो पहले मैं वो समझा देता हूँ, जो आपके बुक में वगैरह में जो द्रव्यमान के आधार पर है वो बताया था, उससे आपको दोनों समझ में आ जाए। देखिए, हाइड्रोजन की खोज उस वक्त तक नहीं हुई थी क्योंकि उसका स्थान ही निश्चित नहीं था। तो सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या उस वक्त नियॉन की खोज हुई थी? नहीं हुई थी, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की खोज ही मेंडलीफ के बाद हुई है। जो मेंडलीफ सर हैं, जिन्होंने की आवर्त सारणी का जनक जिनको माना जाता है, उनके बाद में भी उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई है। तो नियॉन नहीं था। तो अब इस साप पर कौन आएगा? जब नियॉन नहीं है तो अगला तत्व कौन सा है? सोडियम। तो मैं यहाँ लिखूँ या इसकी बजाय इसके नीचे लिख दूँ? सीधी सी बात है। इसको जब सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, 8वां तत्व सा पे आके रुक रहा है, तो सा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर लेकिन आर्गन नहीं था। जब आर्गन नहीं था तो पोटेशियम और कैल्शियम। समझ में आ रहा? अब आप कहेंगे सर कैल्शियम से आगे क्यों नहीं गए? वो मैं आपको बताऊंगा, समझाता हूँ। देखिए, लिथियम, अभी मैंने आपको बताया था डोबेयार के 3 ट्रिक, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीनों क्या है? धातु हैं। और इनके तीनों के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। देखिए, लिथियम कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर आता है। अब देखो, लिथियम के लिए 2 1, सोडियम के लिए 2 8 1, और पोटेशियम के लिए 2 8 8 1। तीनों का जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो गुण धर्मों में समानता है या नहीं? है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम आता है 4 पे, मैग्नीशियम आता है 12 पे और कैल्शियम आता है 20 पे। बेरिलियम के लिए देखो 2 2, मैग्नीशियम के लिए देखो 2 8 2, और कैल्शियम के लिए देखो 2 8 8 2। बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? अब इसके लिए तो 8वां यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब बोरोन जो आता है, बोरोन के लिए आता है 2 और 3, एल्यूमिनियम के लिए आता है 2 8 और 3।
ये तो आता है 5 पे और ये आता है 13 पे। लेकिन जो अगला तत्व है वो इस सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? बढ़ना चाहिए इस फॉर्मूले से, लेकिन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि कैल्शियम के तुरंत बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं जो डी संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, जिसमें स्कैंडियम स्टार्ट करता है जिंक तक, जबकि बोरॉन उपधातु है, एल्यूमिनियम धातु है। लेकिन ये बी बोरॉन और जो एल्यूमिनियम है ये दोनों किस वर्ग में हैं? पी ब्लॉक। किस में है गाइस? पी ब्लॉक में। क्योंकि एस ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप आते हैं, 1। समझ में आया गाइस? ये न्यूलैंड का अष्टक नियम क्यों है ये समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया आज, आपको जहाँ तक उम्मीद समझ में आ रहा होगा। ये जो सिस्टम है ये किसका नियम कहलाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। और इसके आधार पर ये नियम भी किससे आगे नहीं जा पाया? कैल्शियम से आगे नहीं जा पाया। ओके गाइस, तो यहाँ पर न्यूलैंड का अष्टक नियम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रहा। ठीक है, आपको इनके परमाणु द्रव्यमान देखने पड़ते हैं। लेकिन देखिए आवर्त सारणी में अगर हम देखते हैं गौर से ढंग से, तो हम ये पाते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में 3 चीज़ें हमको दिखती हैं। देखिए 3 चीज़ें क्या दिखती हैं? पहला दिखता है परमाणु क्रमांक, आया ना। दूसरा दिखता है तत्व, और तीसरा दिखता है परमाणु द्रव्यमान। ये 3 चीज़ें हमको आवर्त सारणी में दिखती हैं। इसका मतलब कि आवर्त सारणी स्टार्टिंग से जब बनी और आज तक है, तो उसमें इन 3 चीज़ों की इम्पोर्टेंस, हाँ यार बिल्कुल। परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, परमाणु द्रव्यमान पुरानी आवर्त सारणियों का आधार। आज का जो परमाणु क्रमांक है वही आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे हेनरी मोजले ने दी। मेंडलीव आवर्त सारणी, जिसको जनक माना जाता है मेंडलीव को आवर्त सारणी का, उन्होंने किसको आधार मान के दिया? परमाणु द्रव्यमान। लेकिन फिर मैं कई दिनों से ये बता रहा हूँ आपको, जो पहली बार खोज करता है उससे गलतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत था, हाँ, लेकिन जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसके नियमों में थोड़ी थोड़ी कमियाँ होती हैं। आज कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ खोज कर रहा है, अब नई चीज़ खोज कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है जब आगे कोई, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कोई भी नई चीज़ करते हैं यूट्यूब खोल लेते हैं, यूट्यूब पे ये सर्च किया, हाँ भैया PDF कैसे बनानी है, वो सब हम करना शुरू कर देते हैं। PDF बनाने के लिए कैम स्कैनर आ गया, हमने देख लिया, हमने लोगों को बता दी, बस। लेकिन जो पहली बार बनाता है कोई, उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं, वह कईयों में रही भी नहीं। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई फेल हो गया पहली बार में, नहीं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 नियम पढ़े, किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। पहला पढ़ा डॉबेरायर का त्रिक सिद्धांत और दूसरा पढ़ा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो अष्टक नियम है और डॉबेरायर का जो त्रिक सिद्धांत है, ये दोनों बहुत ईजी हैं। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में वापस पूछ सकते हैं, और कोई समस्या हो तो उसमें लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसको समझा दूँगा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ये हमने 2 सिद्धांत पढ़े, इन दोनों सिद्धांतों को ईजी वे में पढ़ा जा सकता है, तो आप इनको अच्छी तरह पढ़िएगा, देख के पढ़िए, पॉज करके वीडियो को आप रिटर्न में भी कर सकते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्लियर, हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है मैं क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तब भी आपको थोड़ी दिक्कत होती है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए उसको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर। और अभी लॉकडाउन है 3 मई तक, उसके बाद देखते हैं, अगर खुल गया तो मैथ वाले सर की भी क्लास लगाई जाएगी।
और क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं, अभी नहीं आ पा रहे। ओके गाइज, ओके, बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। ओके।